तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आज हम फिर बात करेंगे कश्मीर विवाद के बारे में। कल हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ उपाय प्रस्तुत किए गए थे और जिन उपायों को एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पाकिस्तान को सुझाए गए थे, पाकिस्तान उस बात को मानने के लिए इनकार कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, उसके बाद 3 और योजनाएं भी प्रस्तुत करता है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि इस कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 और योजनाएं कौन कौन से प्रस्तुत की थी या किया था। जैसे कि बात करते हैं मैकनॉटन योजना। पहली योजना है मैकनॉटन, दूसरी योजना है डिक्सन योजना या डिक्सन प्रस्ताव, और तीसरी योजना की बात करते हैं ग्राहम मिशन या ग्राहम योजना के बारे में हम देखेंगे। तो 3 योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों, ये तीनों योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि मैकनॉटन योजना में कौन कौन सी बातें रखी गई थी। जैसे कि बात करते हैं, यह योजना आई थी दिसंबर 1949 में। तो दरअसल यह योजना आई थी 1949 में, दिसंबर 1949 में, और किसके द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा यानी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और किस लिए यह योजना लाई गई थी, जो कि आप पहले ही जानते हैं, कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए। तो कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए या कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए मैकनॉटन योजना लाई जाती है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी कि सुरक्षा परिषद के द्वारा। दरअसल इसमें कहा जाता है, इस योजना में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी सेनाओं को कश्मीर से वापस बुलाएं। इस योजना में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान क्या करें, अपनी अपनी सेनाओं कश्मीर से वापस बुला लें, और उसके बाद क्या होगा कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। तो दरअसल क्या होता है, मैकनॉटन योजना में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कश्मीर से अपने दोनों सेनाओं को वापस कर लेना चाहिए यानी कि वापस बुला लेना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए। ये कश्मीर में जनमत संग्रह मतलब लोगों को एक तरीके से लोगों को वोटिंग के लिए कहा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से भारत में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा वोट होगा वो उसके तरफ कश्मीर जो होगा वो चला जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, लेकिन क्या होता है, आगे इस बात को समझिएगा, लेकिन यह योजना जो होती है कश्मीर के असैन्यकरण की योजना थी। दरअसल क्या होता है, यह योजना जो होती है कश्मीर के असैन्यकरण की मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर सेनाएं होनी ही नहीं चाहिए थी। तो मतलब इस तरह की योजना थी। इस योजना में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई विवाद भेद नहीं किया गया। बिल्कुल इस योजना में अगर देखा जाए, क्योंकि भारत को भी कहा जाता है कि भारत भी क्या करे, अपनी सेना को पीछे करे, और पाकिस्तान से भी यही बात कहा जाता है कि पाकिस्तान भी अपनी सेना को पीछे करे। इसके वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि मैकनॉटन योजना में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी भेद नहीं किया जा रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। और यह योजना जो है यह योजना का सबसे बड़ा दोष तो यही था, कहीं ना कहीं दोनों देश ये समझने लगे कि यह योजना बिल्कुल बेकार है, इस योजना से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कश्मीर में क्या होता है कि पाकिस्तान एक आक्रामक राष्ट्र की भूमिका में था। दरअसल बात करते हैं, कश्मीर में अगर देखा जाए तो एक आक्रामक राष्ट्र की भूमिका के रूप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान था, जबकि भारतीय सेनाओं ने कार्यवाही तब की जब कश्मीर का विलय भारत में हुआ। बिल्कुल जब कबायली आक्रमण हुआ था तो उससे पहले ही कश्मीर जो था कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, और इसके वजह से ही जवाबी कार्रवाई में भारत के सैनिकों ने काम किया था, यानी कि मुंहतोड़ जवाब दिया था। नहीं तो इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया गया या किसी भी प्रकार से कोई पाकिस्तान की सेना के साथ कोई युद्ध नहीं किया गया। तो दरअसल नेक्स्ट बात करते हैं, अतः इस भारत ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह योजना जो है एक पूर्वाग्रह पूर्ण थी। बिल्कुल भारत ने इस योजना को इसलिए अस्वीकार कर दिया दोस्तों, क्योंकि भारत को पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत अपनी सेना को पीछे करता है, भारत अपनी सेना को इधर पीछे करता है और इधर पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान की सेना क्या करती है, कश्मीर पर हावी हो जाती है। और यही बात क्या होता है कि पाकिस्तान भी सोचता है आगे चलकर
पाकिस्तान भी यही बात सोचता है कि एक तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि हम एक तरफ अपनी सेना को पीछे करते ही और भारत के सैनिक जो है पाकिस्तान पर हमला कर दें, या एक तरीके से कश्मीर पर पूरी तरीके से चढ़ाई कर दे, जिसकी वजह से कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है वो भी कहीं ना कहीं हमसे चला जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस योजना में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा दोष था या सबसे बड़ी समस्या थी। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों देशों में यह विश्वास होना चाहिए था, अगर दोनों देश वाकई में चाहते थे कि कश्मीर का विवाद सुलटे या कश्मीर का विवाद समस्या खत्म हो, अगर दोनों देश वाकई में इसी चाहते थे कि इसकी समस्या को ख़त्म किया जाए, तो दोनों देशों को क्या करना था, एक दूसरे पर विश्वास करना था। लेकिन एक बार भारत तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हो सकता है विश्वास कर ले, लेकिन पाकिस्तान कहीं पर भी विश्वास नहीं करने वाला है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है भारत अपनी सेना को पीछे करे और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कश्मीर की सेना आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं थी दोस्तों, लेकिन अगर विश्वास किया जाता, अगर दोनों देशों के बीच में अगर विश्वास किया जाता तो हो सकता है यह समस्या समाप्त हो जाती उसी समय। अब आइए बात करते हैं कि डिक्सन प्रस्ताव में क्या होता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि मैकनॉटन योजना में ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान क्या करेंगे, अपनी सेनाओं को कश्मीर से वापस बुला लेंगे और उसके बाद क्या होगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन दरअसल क्या होता है कि दोनों ही देश की सरकार जो होती है इस बात को मानने के लिए कहीं ना कहीं इनकार कर देती है। और भारत ने तो यहाँ पूरी तरीके से स्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत को पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरीके से सोची साजिश समझी भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं डिक्सन प्रस्ताव के बारे में। तो आइए समझते हैं डिक्सन प्रस्ताव में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे कि बात करते हैं डिक्सन प्रस्ताव में, अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में 24 जनवरी 1950 को यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में यह जो प्रस्ताव लाया जाता है और कब लाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को लाया जाता है। और इसमें भी कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रावधान था। तो डिक्सन प्रस्ताव में भी यही कहा जाता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए और प्रस्ताव के प्रावधान के अनुसार 5 महीने की समय अवधि में भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी सेनाएं कश्मीर से वापस बुला लें। तो इस योजना में भी यही कहा जाता है कि अब यहाँ पर थोड़ा से टाइम फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई टाइमिंग तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि 5 मंथ के ड्यूरेशन में ही क्या करना है, भारत और पाकिस्तान की जो सेना है, भारत और पाकिस्तान की जो सरकार है, वे अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। कहाँ से, कश्मीर से। लेकिन तत्पश्चात क्या होता है, डिक्सन प्रस्ताव ने यह रखा कि युद्ध विराम रेखा को आधार मानकर कश्मीर का विभाजन कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, डिक्सन प्रस्ताव ने ये भी प्रस्ताव रखा, हमें क्या करना चाहिए, युद्ध विराम रेखा को आधार मान लेना चाहिए और कश्मीर का विभाजन कर देना चाहिए और कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन डिक्सन प्रस्ताव भी असफल हो जाता है। तो दरअसल क्या होता है, डिक्सन प्रस्ताव जो होता है ये भी आगे चलकर असफल हो जाता है, जैसे कि मैकनॉटन योजना असफल होती है। लेकिन भारत के अनुसार भारत की सेनाएं उसके देश के अपने भाग में हैं, जबकि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से एक आक्रामक राष्ट्र है। तो भारत ये कहता है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की सेनाएं जो हैं ऑलरेडी अपने ही देश में हैं, तो उन्हें पीछे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ने ही कहीं ना कहीं, पाकिस्तान की सेना ही कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ी हुई है। बिल्कुल कश्मीर का जो आधा 1/3 हिस्सा जो है, ठीक है, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से पर कश्मीर का कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कब्जा है कश्मीर पर, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के द्वारा ही इंटरनेशनल जो कानून होते हैं उनकी मानना नहीं करता है, यानी कि उन कानूनों को अवहेलना करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्सन प्रस्ताव भी दोस्तों क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। आइए समझते हैं ग्राहम मिशन के बारे में। ग्राहम मिशन के बारे में अगर देखा जाए तो इस योजना में क्या कहा जाता है, इस मिशन में क्या कहा जाता है, कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का पुनः प्रस्ताव रखा गया। दरअसल कहने का मतलब ये है कि ग्राहम मिशन भी यही बात कहता है कि कश्मीर में क्या करना चाहिए, जनमत संग्रह कराना चाहिए, यानी कि लोगों से वोटिंग करवाना चाहिए और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसके अंडर में क्या होगा, कश्मीर चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, जनमत संग्रह कराने वाले प्रशासक के नाम पर भारत व पाकिस्तान के मध्य मतभेद बना रहा।
लेकिन जनमत संग्रह कराने वाले प्रशासक का जो नेम था वो कहीं ना कहीं प्रशासक के नाम पर यानी एडमिनिस्ट्रेटर के नेम पर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद होता है वो हमेशा से बना रहता है। साथ ही यह कश्मीर का असैन्यकरण का प्रस्ताव था, डिक्सन प्रस्ताव सॉरी ग्राहम प्रस्ताव में भी भारत और पाकिस्तान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर से असैन्यकरण करने की बात कही जा रही है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि जो मौका पाएगा वो एक तरीके से क्या करेगा, कश्मीर को अपने अंडर में कर लेगा। उपरोक्त तीनों मिशनों के आधार पर कश्मीर में इस समस्या का समाधान फिर नहीं हो सका। बिल्कुल तीनों ही योजना में आपने देखा कि कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे पर कहीं भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। यानी कि कश्मीर का जो विवाद होता है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नहीं सुलझता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी बीच जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा ने क्या किया था, इसी बीच क्या होता है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने क्या किया, 6 फरवरी 1954 को भारत में कश्मीर विलय को स्वीकार कर लिया, यानी कि अनुमोदन कर लिया। अब देखिए कि भारत पूरी तरीके से मजबूती के साथ कश्मीर को अपने अंडर में कर लेता है। क्यों कर लेता है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा बनती है वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वहाँ की संविधान सभा ने भी क्या किया, 6 फरवरी 1954 को कश्मीर में भारत का जो विलय किया गया था, कश्मीर जो भारत में विलय हुआ था उसको सही ठहरा देता है, कुल मिलाकर उसको स्वीकार कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूती मिल जाती है कि कश्मीर भारत का अब कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग बन गया है। और इसलिए भारत का यह तर्क और अधिक सुदृढ़ हो जाता है कि कश्मीर जो है भारत का अंग है। इसकी पुष्टि न केवल महाराजा हरि सिंह ने किया था विलय के दस्तावेज पर सिग्नेचर करके अंततः क्या हुआ, कश्मीर की जनता ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल जो वहाँ की विधानसभा थी उसको भी उसके द्वारा भी यह पुष्टि कर दी जाती है कि कश्मीर जो है भारत का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से हम स्वीकार करते हैं, आगे भी कश्मीर जो रहेगा वो भारत का ही हिस्सा रहेगा दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ों में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी विदेश नीति में कश्मीर एकमात्र केंद्रीय बिंदु रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की विदेश नीति में कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु के रूप में पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर को रखता है। वर्ष 1957 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि गुन्नार राजिन ने सुरक्षा परिषद को यह बताया कि जम्मू कश्मीर में अब जनमत संग्रह कराना अत्यधिक आवश्यक है या कठिन है। तो दरअसल क्या होता है 1957 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि होते हैं गुन्नार राजिन की बात करते हैं। तो इन्होंने सुरक्षा परिषद को यह बता दिया कि जम्मू कश्मीर में अब कहीं से कहीं तक जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कठिनाई है, क्योंकि इसके बाद से अब परिस्थितियां जो है एक तरीके से बदल चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें कि अब अगर कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए तो फिर क्या होगा कि परिस्थितियां बदल गई हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए अब भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको क्या करना चाहिए, अब अच्छे बना लेना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जो है अब वो कोई किसी से नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहे कि डायरेक्ट भारत से लड़ाई करके ले ले तो नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत भी कम नहीं है। अगर भारत चाहे कि पाकिस्तान से जो अधिकृत कश्मीर है उसको लेना चाहे तो फिर नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देश जो हैं परमाणु सक्षम है। हो सकता है इसको व्यक्तिगत लेकर यानी कि एक दूसरे को हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान हो सकता है इसे व्यक्तिगत लेकर कहीं परमाणु हमले न कर दे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा हानियां हो सकती हैं, और भारत भी गुस्से में आकर हो सकता है परमाणु बम पाकिस्तान में गिरा दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब भारत और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपने संबंधों को मधुर करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि भारतीय रणनीति में क्या है। तो भारत कश्मीर में प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का विरोधी है। बिल्कुल भारत की स्ट्रेटेजी ये है कि कश्मीर में प्रायोजित सीमा पार से जो आतंकवाद है उसका भारत हमेशा जमकर विरोध करता है। इसको रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने पर भी बल दिया है भारत ने। बिल्कुल सही बात है। इसको रोकने के लिए लगातार भारत क्या कर रहा है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने पर भी भारत बल दे रहा है। तो भारत की ये भी रणनीति है। मानवाधिकार हनन को प्रतिबंधित करना तथा कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता भी दी जा रही है। बिल्कुल अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो कश्मीर को एक तरीके से स्वायत्तता भी देते जा रहे हैं भारत।
भारत जो है कश्मीर का अंग है, कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, भारत की रणनीति ये है दोस्तों। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो भारत की रणनीति ये भी है कि जो कश्मीर में या कहीं पर भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, इसको कहीं ना कहीं भारत लगातार यह प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग थलग हो जाए विश्व से। और बिल्कुल ये जो किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है। आइए समझ लेते हैं कि पाकिस्तान की क्या रणनीति है भाई, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान इस विवाद को मानता है कि भारत के विरुद्ध एक प्रकार का छद्म युद्ध संचालित कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान इसे विवाद मानता है और भारत के विरुद्ध एक प्रकार का छद्म युद्ध संचालित कर रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान छद्म युद्ध ही करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि या करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं डायरेक्ट युद्ध करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं हार सकता हूं। इसलिए पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, छद्म युद्ध की रणनीति अपना रहा है। पाकिस्तान सदैव कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है। कौन? पाकिस्तान ले जाना चाहता है किसे? कश्मीर मुद्दे को, ताकि भारत दबाव में आकर कश्मीर को पाकिस्तान को दे दे। कश्मीर अलगाववादियों को सदैव समर्थन देता रहा है। बिल्कुल कश्मीरी अलगाववादियों को सदैव समर्थन कौन देता रहा है? पाकिस्तान देता रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर में जो अलगाववादी को लेकर आपस में युद्ध चल रहे हैं उनका यदि हम समर्थन देते हैं तो कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है भारत से तृप्त होकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी माना जाता है। बिल्कुल भारत की सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो छद्म युद्ध है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए अब समझते हैं दोस्तों बलूचिस्तान के मुद्दे के बारे में। आइए समझते हैं बलूचिस्तान के मुद्दे के बारे में। काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। जैसे कि बात करते हैं वर्ष 2016 में क्या होता है कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रामक रणनीति को अपनाते हुए पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। दरअसल 2016 में क्या होता है कि भारत ने देखा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, और जिसकी वजह से भारत ने मौका पाकर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं यह मुद्दा हमेशा से उठाता रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जहां बलूच अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल बलूचिस्तान के बारे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और यहाँ पर क्या है, बलूच जो यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। वे चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए और पाकिस्तान अलग हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा चाहेगा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि बलूचिस्तान उसी का हिस्सा बना रहे। और कई बार तो बलूचिस्तान के लोग ये भी कहते हैं कि भारत में ही हमें शामिल कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, हम तो भारत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करने देगा, जो कि आप पहले ही जानते हैं। बलूचिस्तान आर्थिक संसाधनों से एक संपन्न देश है, या संपन्न एक तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा है, परंतु सामाजिक आर्थिक रूप में पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से यदि आप देखते हैं तो पाकिस्तान का सबसे अगर पिछड़ा कोई एक तरीके से प्रांत है तो वो है बलूचिस्तान है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से देखते हैं, आर्थिक संसाधनों के हिसाब से देखते हैं तो बलूचिस्तान जो है एक संपन्न प्रांत है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ आरोप लगाते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यह आरोप लगाते हैं, यानी जिन्हें बलूची कहा जाता है, यह आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी शासन के द्वारा बलूचिस्तान का उपनिवेश की भांति शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत में उपनिवेश की भांति क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसी तरह से पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में एक तरीके से वहाँ रहने वाले लोगों का शोषण किया जा रहा है। बलूचिस्तान में ही चीन के द्वारा ग्वादर बंदरगाह का भी निर्माण किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान में ही अगर देखते हैं आप, बलूचिस्तान में भी अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है कि ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर पत्तन का भी निर्माण किया जा रहा है। इसलिए बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने से चीन ने भी नाराज़गी जताई है। दरअसल क्या है कि जब भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया तो चीन भी क्या करता है, एक तरीके से नाराज़गी जताता है कि भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या नाम है, चीन भी अपना काम कर रहा है बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से उसे पता है कि अगर भारत इसी तरह के मुद्दे उठाता रहेगा तो हो सकता है हम पर काफ़ी दबाव पड़ सकता है। आलोचकों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर भारत की हस्तक्षेप नीति का उल्लंघन किया हुआ है।
दरअसल बात करते हैं जो हमारे देश के आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा चाहा है कि भाई हमें किसी दूसरे राज्य के इंटरनल मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देना है, और भारत ने इस दखलंदाजी को देकर जो हमारी हस्तक्षेप की नीति थी उसका उल्लंघन भी किया है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो भारत को ऐसी नीति शोभा नहीं देती है, क्योंकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहता और भारत को ऐसे सिद्धांत है कि भारत को ऐसा करना भी नहीं है। लेकिन भारत ने जो यहाँ पर किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोग बार बार आपके साथ गलत कर रहे हो तो एक बार उनके साथ भी गलत करना चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि किसी के साथ गलत करने से आपके साथ भी गलत हो सकता है। 2016 में क्या होता है दोस्तों, सॉरी एक मिनट 2016 में क्या होता है कि 2016 में ही भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया। दरअसल अगर देखा जाए तो 2016 में क्या होता है कि भारत ने गिलगित गिलगित और बाल्टिस्तान का भी मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के द्वारा क्या हुआ कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में विभाजित कर दिया। दरअसल अगर देखा जाए तो भारत इसलिए इस मुद्दे को उठाता है क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, जो कश्मीर के 1/3 हिस्से को अपने हिस्से में लेता है या उसके हिस्से में जाता है, उसे क्या करता है, आज़ाद कश्मीर एक अलग हिस्सा बना देता है और गिलगित बाल्टिस्तान का एक अलग हिस्सा बना देता है, यानी कि इसे क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का कोई प्रांत पहले से नहीं है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान या बलिस्तान की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान का कोई प्रांत नहीं होता है, इसलिए संविधान में गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के संविधान में भी अगर देखा जाए तो इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, और गिलगित बाल्टिस्तान में निवास करने वाले जनता भी पाकिस्तान की सरकार से नाराज़ है। तो गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं या बाल्टिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर जो निवास करने वाली जनता है वो भी पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जो उसे बांटा गया है उसे ये रखना चाहिए था कि जो कश्मीर है जो एक तरीके से बांटा गया है बिल्कुल गलत है, बांटा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो एक ही है या देश एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर। पाकिस्तान द्वारा क्या हुआ, कश्मीर पर आक्रामक रणनीति अपनाने के बाद भारत में बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान का भी मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल भारत ने यह मुद्दा तब उठाया जब क्या होता है कि पाकिस्तान द्वारा आक्रामक रणनीति अपनाई जाती है, तभी भारत ऐसे मुद्दों को उठाता है। यद्यपि भारत अभी भी पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात, भारत आज भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध बेकार हुए हैं वे संबंध सही हो जाएं, जिससे दोनों देश शांतिपूर्वक काम कर सके और अच्छे से सारा उनका काम होता रहे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस बात की पहल के लिए समझता ही नहीं है। आइए अब समझ लेते हैं समाधान के बारे में। दरअसल बात करते हैं कश्मीर के समाधान के लिए 1994 में क्या होता है, भारतीय संसद ने विकल्प प्रस्ताव पारित किया है। दरअसल क्या होता है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 1994 में क्या होता है, भारत की संसद ने विकल्प प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का भाग बताया। तो दरअसल क्या होता है कि एक तरीके से कश्मीर विवाद के समाधान या कश्मीर समस्या को समाधान करने के लिए 1994 में क्या होता है कि भारत की संसद ने एक विकल्प प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान के द्वारा जो अधिकृत कश्मीर है 1/3 उसको भारत का ही हिस्सा बताया और इसे प्राप्त करने का भी दोहरा संकल्प अपनाया, यानी कि प्राप्त करने का संकल्प दोहराया। दरअसल बात करते हैं भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब हमें इसे प्राप्त करना चाहिए, यह भी संकल्प भारत ने ले लिया। लेकिन संप्रति अगर देखा जाए तो परिवर्तित परिस्थितियों में कश्मीर समस्या का यह व्यवहारिक समाधान प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल अगर देखा जाए यह कहीं से कहीं तक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत नहीं होता है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर भारत ऐसा करता है कि कश्मीर जो उसके हिस्से में है वो भारत के हिस्से में आ जाए तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, वो भी एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है और जिसकी वजह से परमाणु हमले भी एक दूसरे पर हो सकते हैं या एक दूसरे के द्वारा किया जा सकता है। स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री यह कह चुके हैं कि फिलहाल सीमाओं का पुनर्निर्धारण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अगर देखा जाए तो दोबारा एक तरीके से सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ये कहता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा यदि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। देखिए पाकिस्तान कैसा सपना देख रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि इस समस्या का समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर भारत क्या करता है कि कश्मीर के पूरे हिस्से को पाकिस्तान को दे देता है तो फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहने का अभिप्राय ये है कि पाकिस्तान जो है
कश्मीर को, भारत में विलय को आज भी अवैध ही मानता है, यानी कि वैध नहीं मानता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान की यह मांग अतिवादी है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा किसकी मांग करता है? कश्मीर की मांग करता है। फिर क्या होता है, विशेषकर वर्ष 1999 में क्या होता है, कारगिल संकट के समय में क्या होता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव पाकिस्तान पर देखा गया, और उससे स्पष्ट है कि आज पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के विलय की मांग अप्रासंगिक और अव्यवहारिक हो गई। दरअसल जब 1999 में क्या होता है कि पाकिस्तान के द्वारा कारगिल में क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है या दबाव पड़ता है, और फिर जो एक तरीके से कश्मीर की जो मांग पाकिस्तान लगातार करता रहता है, वो अप्रासंगिक हो जाता है और अव्यवहारिक हो जाता है। क्योंकि विश्व के सभी नेताओं ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का सम्मान करने को कहा था। दरअसल अगर देखा जाए तो सभी विश्व के सभी नेताओं ने पाकिस्तान को कहा था कि एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, एक तरीके से बॉर्डर का सम्मान न करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि कारगिल में आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं ये हो जाती हैं कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस बात की मांग नहीं कर सकता है कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे अवसर गंवा दिए। दरअसल बात करते हैं समस्या समाधान का तीसरा विकल्प है कि दोनों क्षेत्रों के कश्मीर को मिलाकर एक स्वतंत्र और जम्मू कश्मीर का निर्माण कर दिया जाए। दरअसल क्या होता है कि समस्या समाधान का तीसरा विकल्प ये निकल कर आता है कि दोनों देशों को क्या करना चाहिए, कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए और कश्मीर का निर्माण अलग कर देना चाहिए। इस विकल्प पर शीत युद्ध के समय विचार हुआ, परंतु क्या हुआ, आज यह अव्यवहारिक और अप्रासंगिक हो गया। दरअसल बात करते हैं तो जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस समय इस पर विचार तो किया गया था, लेकिन आज के समय को देखते हुए अव्यवहारिक क्या हो जाता है और अप्रासंगिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समाधान का सबसे व्यवहारिक एवं कारगर विकल्प है नियंत्रण रेखा को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा को, बॉर्डर को परिवर्तित कर देना। तो समाधान का सबसे अच्छा तरीका ये बताया गया कि व्यवहारिक और कारगर ये होगा कि जो एक तरीके बॉर्डर है उसकी सीमा को परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिससे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वे मधुर हो सकते हैं, यानी कि कश्मीर विवाद को सुलटाया जा सकता है। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के लिए यह मांग स्वीकार करना अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि पाकिस्तान विदेश नीति में कश्मीर को सदैव केंद्र में रखा है। बिल्कुल पाकिस्तान ने हमेशा ही कश्मीर को केंद्र में रखा था। भारत की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा के विकल्प पर अभी भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है। तो भारत भी एक तरीके से, पाकिस्तान भी अपनी मंशा को प्रकट नहीं करता है और एक तरफ भारत भी अपनी मंशा को प्रकट नहीं करता है, लेकिन इसे तुलनात्मक रूप से सहजता से स्वीकार एक मिनट हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन इसे तुलनात्मक रूप से सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अतः भारतीय विदेश नीति के अनुसार कश्मीर की एकमात्र समस्या नहीं है। तो भारतीय विदेशी नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो कश्मीर ही एकमात्र हिस्सा नहीं है भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बिगड़े होने के, बल्कि अनेक समस्याओं में कश्मीर भी एक समस्या है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो समस्या है, भारत और पाकिस्तान की जो समस्या है, केवल और केवल कश्मीर मुद्दा ही नहीं है या कश्मीर विवाद ही नहीं है, बल्कि और भी सारी एक तरीके से विवाद है, और भी सारे विवाद हैं जिसकी वजह से कश्मीर भी एक समस्या माना जा सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, फिर क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, चलिए बात कर ही लेते हैं, अभी समय है, एक मिनट, लेट मी चेक टाइम। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद के बारे में। आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान और आतंकवाद के बारे में कि क्या संबंध रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रहा है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रहा है और सीमा पार आतंकवाद को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो सीमा पार आतंकवाद को पूर्ण रूप में नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। भारत उन 35 वांछित व्यक्तियों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी है जिन पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर संलिप्त होने का आरोप है। तो दरअसल क्या होता है, 35 ऐसे व्यक्तियों को सूची पाकिस्तान को भेज देता है भारत, जो एक तरीके से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हुए।
और जिनमें मुख्य रूप से इब्राहिम सैयद सलाउद्दीन जो जिहादी संघ का चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित है। तो दरअसल अगर देखा जाए तो इसके बारे में भी लिस्ट भेजी जाती है पाकिस्तान को। सैयद इब्राहिम सैयद सलाउद्दीन और जो जिहादी संघ का एक चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन से भी संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जिसे बम्बई बम विस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है और मसूद अजहर और जो जैश ए मोहम्मद से संबंधित है। भारत के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जाली नोटों व नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है और यह गतिविधियां विशेष रूप से भारत और नेपाल की सीमा पर देखी जा सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी कि आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है या पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि भारत में जाली नोटों व नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है और गतिविधियों यह विशेष गतिविधियों के रूप में कैसे किया जा रहा है, भारत और नेपाल की सीमा पर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, देखा जा रहा है इस तरह की चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकी दृष्टिकोण, जो कि हम देखेंगे कल की क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार जाते जाते कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, आपके कमेंट का हमें जल्द से ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।